नमस्कार साथियों। आज हमारी क्लास है डीसी मोटर की। तो ये जो पार्ट है ये डीसी जनरेटर से ही मिलता जुलता भाग है। तो क्योंकि डीसी जनरेटर में हम उसको विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते थे और यांत्रिक ऊर्जा देते थे, और डीसी मोटर में हम क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा देंगे और यांत्रिक ऊर्जा उससे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम डीसी मोटर का कार्य। तो डीसी मोटर का जो कार्य है वो ये है कि इसको यदि हम विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं तो हमें इसके आउटपुट में यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। और यांत्रिक ऊर्जा वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, रोटेशनल या अलग अलग तरह की किसी भी प्रकार की हो सकती है। पर डीसी मोटर में हम ओनली रोटेशनल यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो अर्थात विद्युत ऊर्जा को, और विद्युत ऊर्जा भी कौन सी, डीसी। डीसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। परिवर्तित करना, ये डीसी मोटर का कार्य है। अब बात करते हैं इसके सिद्धांत की, कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है। डीसी मोटर का सिद्धांत। तो डीसी मोटर का जो सिद्धांत है वह है विद्युत चुम्बकीय खिंचाव बल। अर्थात डीसी मोटर विद्युत चुम्बकीय खिंचाव बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत चुम्बकीय खिंचाव बल, खिंचाव बल, इस सिद्धांत पर हमारी डीसी मोटर कार्य करती है। अब ये जो सिद्धांत है वो होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये सिद्धांत होता क्या है। तो हम जब डीसी मोटर में विद्युत धारा देते हैं, क्योंकि हम इसको इनपुट में पहले विद्युत धारा देंगे, क्योंकि इसका कार्य क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तो जब इसको हम विद्युत ऊर्जा देते हैं तो इसमें भी डीसी जनरेटर के समान इसकी संरचना होती है। तो इसमें भी फील्ड पोल होते हैं। तो फील्ड पोलों में वह अपना विद्युत चुम्बकीय चुम्बकीय क्षेत्र स्थापित करती है, जो होता है मुख्य चुम्बकीय क्षेत्र। अब फील्ड पोल में धारा जाती है तो वह अपना चुम्बकीय क्षेत्र स्थापित करता है। ऐसे ही आर्मेचर में भी विद्युत धारा जाती है तो वह भी अपना विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र स्थापित करेगा। अब ये जो दोनों चुम्बकीय क्षेत्र हैं वो विपरीत स्वभाव के रहते हैं, तो ये आपस में प्रतिक्रिया करते हैं और इनकी प्रतिक्रिया के कारण एक टॉर्क उत्पन्न करता है, अर्थात एक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण हमारी शाफ्ट जो होती है, मोटर की शाफ्ट जो होती है वो घूमने लग जाती है। तो यही सिद्धांत है हमारा डीसी मोटर का। तो इसे मैं लिखता हूँ। तो इस नियमानुसार जब डीसी मोटर में विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है, तो फील्ड पोल अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, तथा आर्मेचर भी अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। आर्मेचर में भी चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र विपरीत स्वभाव के होते हैं। ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र विपरीत स्वभाव के होते हैं। विपरीत स्वभाव के होते हैं, जिनकी प्रतिक्रिया के कारण एक टॉर्क उत्पन्न होता है, एक टॉर्क उत्पन्न होता है, जिससे हमारी शाफ्ट घूम जाती है, जिससे
हमारी शाफ्ट घूमने लगती है या घूमने जाती है। तो यही हमारे डीसी मोटर का सिद्धांत है। अब देखते हैं हम डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकताओं के बारे में। तो डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकताओं में सबसे पहले आता है इसका स्टेटर। स्टेटर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र। स्टेटर पर ही हम फील्ड पोल स्थापित करते हैं और उसी पे ही हमारा चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और वह मुख्य चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र, इसे हम चुंबकीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं या स्टेटर भी बोल सकते हैं। दूसरा आता है हमारा रोटर। तो इसमें जो रोटेटिंग वाला भाग होता है वो होता है आर्मेचर। तीसरा आता है हमारा कम्यूटेटर। इसमें भी कम्यूटेटर होता है, इसीलिए मैंने कहा है डीसी जनरेटर तथा मोटर की संरचना समान होती है। उसमें हम विद्युत ऊर्जा देते हैं और इसमें हम विद्युत ऊर्जा देते हैं, जबकि डीसी जनरेटर में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चौथा आता है इसका कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश। और पांचवा है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा के बिना हम मोटर को नहीं चला सकते। तो ये हमारे डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकता है। अब आता है हमारा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हम देखते हैं। इससे पहले हमने जनरेटर के जो चैप्टर में फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम देखा था। तो जनरेटर के लिए तो हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं, जबकि मोटर के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। तो ये मोटर के लिए होता है। मोटर के लिए अभी इसका यूज क्यों किया जाता है? तो हमने देखा था डीसी जनरेटर में हम ईएमएफ उत्पन्न कर रहे थे, ईएमएफ प्रेरित कर रहे थे, तो हम उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का यूज करते थे। यहाँ पे हमारी मोटर है और मोटर क्या उत्पन्न कर रही है? एक टॉर्क, एक बल उत्पन्न कर रही है। तो इस फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है वो मोटर के लिए लागू होता है, और मोटर में वो गति की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग में आता है। गति की दिशा ज्ञात करने हेतु हम किस नियम का उपयोग करते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का। अब इस नियम अनुसार क्या होता है? अंगूठा जो है, अंगूठा क्या दर्शाता है? तर्जनी उंगली होती है और एक मध्यमा। इन तीनों को हम परस्पर 90 डिग्री के कोण पर रखते हैं, और वो होता है हमारा इस प्रकार। इस प्रकार हम तीनों को परस्पर 90 डिग्री के कोण पर रखते हैं बाएं हाथ से। इस हाथ से रखेंगे हम, बाएं हाथ से। तो इसमें जो होता है अंगूठा, वो चालक की गति को बताता है। तर्जनी जो उंगली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, और मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा को बताती है, विद्युत धारा की दिशा। तो यही है हमारा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। सेकेंड टॉपिक आता है हमारा मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित करना। घूर्णन दिशा परिवर्तन। तो हम किसी भी मोटर की घूर्णन दिशा को किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं? तो हम मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए या तो उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परिवर्तित कर दें, या हम उसमें आर्मेचर में जो धारा का प्रवाह है उसको हम विपरीत स्वभाव का कर दें। तो उससे हमारे जो मोटर की घूर्णन दिशा है वो परिवर्तित हो जाती है। यदि हम इन दोनों में से एक चीज को करते हैं तो हमारी घूर्णन दिशा में परिवर्तन होता है, और यदि हम दोनों चुंबकीय क्षेत्र को और आर्मेचर में धारा को दोनों को विपरीत कर देते हैं तो हमारी घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं होती। इसलिए हमें इन दोनों में से केवल एक को करना होता है। तो इसमें लिखता हूं मैं पहले तो चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके,
चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके। अब चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित हम कैसे करेंगे? हम फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसमें धारा का प्रवाह पलट देंगे, अर्थात उसके टर्मिनल को हम चेंज कर देंगे, जिससे हमारे चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तन हो जाएगा। या लगा के फिर मैं लिखता हूँ, या दूसरा है हम इसमें आर्मेचर में धारा का प्रवाह परिवर्तित करके। आर्मेचर में धारा प्रवाह परिवर्तित करके। अब इन दोनों में से हम किसी एक को करके मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा विरोधी विद्युत वाहक बल। विरोधी विद्युत वाहक बल, इसे ही हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। बैक ईएमएफ, इसे हम ईबी से दर्शाते हैं, या इसे ही हम काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं। काउंटर ईएमएफ, ये तीनों एक ही होते हैं। अब विरोधी विद्युत वाहक बल होता क्या है? तो हम देखते हैं डीसी मोटर में हम विद्युत ऊर्जा देते हैं, अर्थात सप्लाई उसको देते हैं, तो फील्ड पोल में हम मुख्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। उसके बाद आर्मेचर भी अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और इन दोनों के प्रतिक्रिया के कारण हमारे पास टॉर्क उत्पन्न होता है, अर्थात एक बल उत्पन्न होता है जिससे हमारी शाफ्ट घूमती है। अब जो आर्मेचर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, अर्थात आर्मेचर फील्ड पोल में धारा प्रवाह आएगा और उसमें चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, अर्थात उसमें चुंबकीय फ्लक्स भी बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब चुंबकीय फ्लक्स। तो आर्मेचर घूमना शुरू होगा, तो आर्मेचर जैसे ही घूमेगा तो वो चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा भी सही। तो वो यदि काटेगा चुंबकीय फ्लक्स, तो उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसे ही हम काउंटर ईएमएफ या बैक ईएमएफ कहते हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ। तो आर्मेचर में विद्युत धारा प्रदान करने पर ये चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है, वह इस चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिक्रिया के कारण, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिक्रिया के कारण टॉर्क उत्पन्न होता है। टॉर्क उत्पन्न होता है, और टॉर्क के कारण शाफ्ट घूमती है, जिससे आर्मेचर क्षेत्र को, आर्मेचर भी है ना चुंबकीय क्षेत्र को काटता है। वो शाफ्ट हमारी रहती है, वो भी घूमती है, उसके कारण वो चुंबकीय क्षेत्र को भी काटेगा। फिर हमारी शाफ्ट घूमने लगती है, जिससे आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र को काटता है। चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, जिससे उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। ईएमएफ उत्पन्न होता है। यही बैक ईएमएफ कहलाता है। यही बैक ईएमएफ कहलाता है। अब ये जो बैक ईएमएफ होता है वो प्रदान किए गए ईएमएफ से सदैव कम होता है। बैक ईएमएफ का मान सदैव
प्रदान किए गए ईएमएफ, प्रदान किए गए ईएमएफ से, अर्थात हम जितना वोल्टेज उसे दे रहे हैं उसका मान वो हमारा ईएमएफ है, और जो हमें आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न हुआ वो हमारा बैक ईएमएफ है। तो बैक ईएमएफ का मान प्रदान किए गए ईएमएफ से हमेशा कम होता है, ईएमएफ से कम होता है, कम होता है। तो ये तो रही है हमारी बैक ईएमएफ की बात। अब बात करते हैं इसमें जो बैक ईएमएफ उत्पन्न हुआ है उसे ज्ञात करने के सूत्र की। तो इसमें जो बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है उसे भी हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए इसका जो सूत्र है वो है ईबी, ईबी बराबर अर्थात बैक ईएमएफ, ईबी बराबर फाई जेड एन पी अपॉन 60 इंटू ए। तो ये जो सूत्र है वो हमारे बैक ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र है। यही हमने डीसी जनरेटर में जनरेटिंग ईएमएफ का सूत्र पढ़ा था, अर्थात ईएमएफ जो उत्पन्न होता है जनरेटर में उसका भी यही सूत्र है, और बैक ईएमएफ भी एक तरह से उत्पन्न ही हो रहा है, अर्थात वो प्रेरित ईएमएफ है, तो उसका भी यही सूत्र है। अब इसके अनुसार एक संबंध निकालते हैं हम, जो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। इसमें सारे जो डीसी मोटर हम प्रकार पढ़ेंगे डीसी मोटर के, उसमें ये सूत्र बहुत काम आएगा। मतलब इस सूत्र से हम एक संबंध निकालेंगे जिसका हम उसमें यूज करेंगे। तो ईबी जो है एक तरह से कह सकते हैं हमें जो फाई रहता है वो परिवर्तित होता है चुंबकीय फ्लक्स, आर्मेचर चालक होते हैं वो नियत होते हैं, गति जो होती है वो भी परिवर्तित होती है, और पोल भी नियत होते हैं, और समांतर पथों की संख्या भी नियत होती है। तो हम देखते हैं ईबी बराबर एन फाई, अर्थात बराबर की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं ईबी समानुपाती फाई एन, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। तो इस जो ये जो संबंध है वो आपको बहुत ज़्यादा यूज में आएगा, तो आप ध्यान में रखें। अब बात करते हैं हम इसमें, एक नोट लगा के आप लिखना है एक बात को। तो यदि ईबी का मान, बैक ईएमएफ का मान प्रदान किए गए ईएमएफ अर्थात वी वोल्टेज से यदि ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। यदि ईबी का मान ज़्यादा हो वीटी से अर्थात टर्मिनल वोल्टेज से, यदि ईबी का मान टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा तो वो जनित्र के समान व्यवहार करेगी, जनित्र के समान व्यवहार, अर्थात हम उसे जितना वोल्टेज दे रहे हैं वो उससे ज़्यादा उत्पन्न कर रही है, अर्थात वो एक जनित्र की भांति व्यवहार कर रही है। अब बात करते हैं यदि ईबी का मान टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाए तो वो मोटर नहीं घूमेगी, मोटर नहीं घूमेगी। अब यदि ईबी का मान वीटी से अर्थात टर्मिनल वोल्टेज से कम हो तब वो मोटर की भांति व्यवहार करेगी, मोटर की भांति व्यवहार करेगी। अब एक बात और है जो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत बार ये परीक्षा में आ भी चुकी है, कि कोई मोटर है उसकी अधिकतम शक्ति की स्थिति क्या होती है। मोटर की अधिकतम शक्ति की स्थिति, अधिकतम शक्ति की स्थिति, मोटर की जो अधिकतम शक्ति की स्थिति है वो है ये है कि उसमें जो बैक ईएमएफ उत्पन्न हुआ है वो प्रदान किए गए ईएमएफ से 2 गुना होना चाहिए, अर्थात 2 गुना ना होकर आधा होना चाहिए, 2 गुना नहीं सॉरी आधा होना चाहिए, अर्थात बैक ईएमएफ का मान टर्मिनल वोल्टेज से आधा होना चाहिए, तो हमारी वो मोटर है वो अधिकतम शक्ति उत्पन्न करेगी। तो ये जो बात है वो बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है कि अधिकतम शक्ति की स्थिति क्या होती है। तो इसके लिए बैक ईएमएफ का जो मान है वो टर्मिनल वोल्टेज से आधा होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टॉर्क। टॉर्क का जो सिंबल होता है वो ये होता है, इसे हम टॉर्क को इससे दर्शाते हैं। तो अब टॉर्क जो होता है अर्थात टॉर्क वो बल इंटू दूरी के बराबर होता है, बल इंटू दूरी, ये टॉर्क का सूत्र है।
अर्थात हम इसे भी ऐसे लिख सकते हैं कि बल अर्थात F इंटू दूरी अर्थात R। अर्थात कोई भी मोटर है वो परिधि के रूप में ही घूमेगी, तो इसलिए हम इसे R ले लेते हैं, अर्थात ये R है। अब देखते हैं हम जो कार्य जो होता है, कार्य वो क्या होता है, W बराबर बल इंटू विस्थापन। बल क्या है हमारे पास F, और विस्थापन मैंने कहा एक मोटर जो होती है वो परिधि के रूप में घूमती है, तो ये R जो है इसकी त्रिज्या है और परिधि के रूप में घूमती है, और कार्य क्या होता है बल इंटू विस्थापन। तो विस्थापन ये परिधि आएगी हमारे पर विस्थापन के रूप में, तो परिधि को हम किससे निकालते हैं, 2πr से, 2πr से निकालते हैं। अब ये कितने चक्कर घूमेगी, तो n चक्कर, अर्थात n को हम चक्करों से प्रदर्शित करते हैं, तो ये 2πrn। तो W बराबर F इंटू 2πrn। अब बात करते हैं हम 1 सेकेंड में किया गया कार्य की। 1 सेकेंड में किया गया कार्य, तो W बराबर F इंटू 2πrn बटा 60 ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि इसमें अगर यदि 60 का भाग देंगे तो 1 सेकेंड में किया गया कार्य आ जाएगा। अब इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमने लिखा टॉर्क जो होता है वो F इंटू आर होता है, अर्थात बल इंटू दूरी के बराबर होता है। इसमें F ये रहा और R ये रहा, तो F R की जगह हम T लिख सकते हैं या टो भी लिख सकते हैं। इसे टो बोलते हैं या इसे हम T अर्थात टॉर्क भी लिख सकते हैं। तो आपके लिए मैं T का यूज करूँगा जिससे आप समझ जाएं। तो 2πn T बटे 60, 2π मैंने लिख दिया और n को ऐसे कैसे, और F इंटू आर को मैंने टॉर्क अर्थात T बना दिया बटे 60। तो 1 सेकेंड में किया गया कार्य। अब ये तो है 1 सेकेंड में किया गया कार्य। अब जो मोटर होती है वो हमें प्रदान, मतलब जो यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करती है वो किस रूप में करती है, वो हमें एक यांत्रिक ऊर्जा BHP अर्थात ब्रेक हॉर्स पावर, मोटर जो होती है ज़्यादातर प्रदर्शित हम व्यक्त जो करते हैं वो मोटर को BHP में करते हैं, अर्थात वो कितने हॉर्स पावर की, कितने ब्रेक हॉर्स पावर की है। तो इसलिए हम इस कार्य को हम ब्रेक हॉर्स पावर में बदलेंगे अर्थात BHP में। तो BHP में बदलने के लिए हम इसे 2πnt वैसे के वैसे ही लिखूंगा बटे 60। BHP में बदलने के लिए एक BHP बराबर क्या होता है, 735.5। एक BHP बराबर 735.5 वाट। एक BHP बराबर 735.5 वाट। इसलिए इसको BHP में बदलने के लिए मैं 60 इंटू 735.5 से गुणा कर दूंगा, जिससे हमारी ये शक्ति आ जाएगी ब्रेक हॉर्स पावर। तो ये जो सूत्र है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे ये सूत्र निकल के आता है, जो काम का सूत्र है हमारे पास यही है। इसी से हम टॉर्क जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसी से हम टॉर्क भी निकाल सकते हैं। इसको लेकर वो कैसे निकालेंगे, वो इस प्रकार निकालेंगे पक्षांतरण करके। तो पक्षांतरण करके हम निकालते हैं टॉर्क बराबर BHP इंटू 735.5 इंटू 60 बटे 2πn। तो इस सूत्र से हम टॉर्क ज्ञात कर सकते हैं, और यही टॉर्क जो है वो शाफ्ट का टॉर्क भी है, क्योंकि हमारे पास जो टॉर्क उत्पन्न होता है वो शाफ्ट पर ही उत्पन्न होता है, तो इसे ही एक तरह से हम शाफ्ट का टॉर्क भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम आर्मेचर टॉर्क की। आर्मेचर भी अपना टॉर्क उत्पन्न करता है, तो आर्मेचर टॉर्क हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमने पढ़ा वो वही सूत्र काम में लेंगे हम 2πnt, पर यहाँ पे जो टॉर्क है वो आर्मेचर का, इसलिए हम आर्मेचर टॉर्क लगा देंगे बटे 60। अब इसमें जो शक्ति उत्पन्न होती है आर्मेचर में, क्योंकि मोटर है, मोटर हमें आउटपुट के रूप में एक BHP प्रदान करता है, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि आर्मेचर हमें आउटपुट के तौर पे एक वोल्टेज उत्पन्न करके देता है। एक वोल्टेज उत्पन्न किस प्रकार करेगा वो, और वोल्टेज को हम किस प्रकार निकलेंगे, अगर वो जो वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है
उसको हम किस प्रकार लिखेंगे। तो आर्मेचर जो है एक वोल्टेज उत्पन्न करता है, अर्थात एक शक्ति उत्पन्न करता है। वोल्टेज और धारा उसमें प्रवाहित होती है, इस प्रकार वो एक शक्ति उत्पन्न करता है। तो इसमें जो शक्ति वोल्टेज उत्पन्न होता है, अर्थात वो तो होता है हमारा Eg, जिसे हम यहाँ पे, ये तो हमारा जनरेटिंग आर्मेचर जनरेटर के लिए, जबकि हम मोटर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम Eb का यूज करेंगे, बैक EMF इंटू IA, अर्थात उसमें बहने वाली धारा, आर्मेचर धारा। तो ये आ जाती है हमारे आर्मेचर की शक्ति। वहाँ थी हमारी मोटर की शक्ति जो BHP में थी, और यहाँ है हमारी आर्मेचर की शक्ति जो कि एक Eb इंटू IA है, अर्थात इन दोनों का गुणनफल। इसलिए जो आर्मेचर का सूत्र आता है वो ये आ जाता है। इसको हम आगे और भी सोल्व करते हैं। तो इससे यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो इससे हम आर्मेचर टॉर्क को एक साइड रखते हैं, बाकी सबको एक साइड रखते हैं। तो आर्मेचर टॉर्क को हम यहीं रहने देंगे, इसको Eb इंटू IA इंटू 60, ये 60 भी इधर चला जाएगा इंटू में, और 2πn नीचे आ जाएगा, 2πn। अब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा 9.55 बैक EMF इंटू आर्मेचर धारा बटे n। हमारे पास आर्मेचर टॉर्क का जो सूत्र आएगा वो ये आएगा। इसी से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं परीक्षा में, और इससे न्यूमेरिकल हम करते हैं। तो ये है आर्मेचर टॉर्क का सूत्र। अब वापस हम इस सूत्रों से एक संबंध निकालते हैं, तो आप इसको नोट लगा के लिख सकते हैं। तो हमको पता है Eb जो होता है बैक EMF, उसका जो सूत्र होता है वो होता है φZNP बटे 60A। ये बैक EMF का सूत्र होता है। अब हमने जो आर्मेचर टॉर्क का सूत्र पढ़ा है वो ये पढ़ा है 9.55 EBIA बटे n। उससे पहले हमने ये सूत्र पढ़ा था 2πn TA बटे 60। तो हम इस सूत्र में Eb का मान रख देंगे, अर्थात टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क बराबर इसमें रखेंगे। इस सूत्र में न रख के हम इस सूत्र में रखेंगे, Eb का मान यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि Eb हमको ज्ञात करने का सूत्र ये है। तो आर्मेचर टॉर्क बराबर हमने लिख दिया, Eb का जो मान था हम लिख देंगे φZNP बटे 60A इंटू, अब Eb का मान हमने लिख दिया IA 60A बटे 2πn, ऐसे के ऐसा ही IA इंटू 60 बटे 2πn, ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। अब ये 60 से 60 कट जाएगा, n से n कट जाएगा, 60 से 60 कट गया, n से n कट गया। तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा आर्मेचर टॉर्क बराबर φZPIA बटे 2πA। अब इस सूत्र को हमारे काम तो नहीं आता, पर इस सूत्र से हम एक संबंध निकालते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्मेचर टॉर्क जो होता है, आर्मेचर जेड अर्थात हम आर्मेचर चालक, वो नियत होते हैं, पोल भी नियत होते हैं, और 2π भी नियत है, और a भी नियत है। बचा क्या, फाई और IA। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आर्मेचर टॉर्क समानुपाती फाई IA। अर्थात जो आर्मेचर का टॉर्क होता है वो चुंबकीय फ्लक्स और आर्मेचर की धारा पर निर्भर करता है। आर्मेचर का जो टॉर्क होता है वो चुंबकीय फ्लक्स और आर्मेचर की धारा पर निर्भर करता है। ये जो संबंध है वो आपको सभी प्रकार की डीसी मोटरों में बहुत काम आएगा। अब देखते हैं हम टॉर्क से संबंधित एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमारा दे रखा है एक मोटर जो है वो 10 एम्पियर पर 54 न्यूटन मीटर टॉर्क उत्पन्न करती है, तो वो 15 एम्पियर पर कितना टॉर्क उत्पन्न करेगी। तो इसको हम हल कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो मैंने आपको बताया जो टॉर्क जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, फाई और IA के, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स और धारा के। तो हमें यहाँ धारा दे रखी है, तो हम इसको अनुपात में लिख सकते हैं, T1/T2 बराबर I1/IA। इससे हम ये आंसर निकाल सकते हैं। तो T1 जो है अर्थात टॉर्क 1, तो टॉर्क 1 जो है हमारे पास 54 बटे टॉर्क 2 हमें ज्ञात करना है,
बराबर 54 जो टॉर्क है वो कितनी एम्पियर धारा पे उत्पन्न हो रहा है, 10 एम्पियर की धारा पे। तो 10 बटे, और जो टॉर्क 2 है, जो टॉर्क 2 हमें ज्ञात करना है वो कितने एम्पियर पर चाहिए, 15 एम्पियर पर। तो 15 नीचे लिख देंगे और इसको हम T2 अर्थात सेकेंड टॉर्क का मान ज्ञात कर लेंगे। तो टॉर्क हम इधर ले जाएंगे और 54 हम यहीं रहने देंगे और टॉर्क को हम इधर ले जाके इसको इधर भेज देंगे। तो इसको इधर भेजेंगे तो हमारे पास 15 इंटू 10, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81 न्यूटन मीटर आंसर। अब देखते हैं हम डीसी मोटर के अभिलक्षण वक्रों के बारे में कि डीसी मोटर के अभिलक्षण वक्र कौन कौन से होते हैं। तो डीसी मोटर के जो अभिलक्षण वक्र है वो 3 प्रकार से बनेंगे, वो 3 प्रकार से बनेंगे। और वो किन किन के मध्य बनते हैं, टॉर्क, आर्मेचर धारा व एन गति के मध्य। इनके मध्य हमारे 3 प्रकार के डीसी मोटर के अभिलक्षण वक्र बनेंगे। सबसे पहला जो वक्र बनेगा वो हमारे टॉर्क व आर्मेचर धारा के मध्य बनेगा, टॉर्क व आर्मेचर धारा के। इसे नाम दे रखा है तो इसका जो नाम है वो है वैद्युतिक वक्र या वैद्युतिक अभिलक्षण वक्र, वैद्युतिक अभिलक्षण वक्र। दूसरा जो हमारा अभिलक्षण का वक्र का प्रकार है वो बनेगा हमारे आर्मेचर धारा और गति के मध्य, आर्मेचर धारा व एन गति के मध्य। इसका कोई सा भी नाम नहीं है, बस ये आर्मेचर धारा और गति के मध्य बनता है। तीसरा जो प्रकार है वो ये है कि वो टॉर्क व एन अर्थात गति के मध्य बनता है। इसका नाम दे रखा है इसलिए इसका नाम यांत्रिक अभिलक्षण वक्र है, यांत्रिक अभिलक्षण वक्र। तो ये जो 3 प्रकार के वक्र है वो डीसी मोटर के अभिलक्षण वक्र हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, इससे आगे का भाग देखेंगे हम अगली वीडियो में। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।